दोस्तों, आज की चर्चा विशेष रूप से उन अभिभावकों के लिए जिनके बच्चे क्लास 11th या 12th में आ गए हैं और उन्होंने साइंस स्ट्रीम को लिया है। जो भी बच्चे साइंस स्ट्रीम को लेकर के आगे जेईई माने इंजीनियरिंग का पेपर या नीट का पेपर देने की सोच रहे हैं, उनमें से अधिकांश बच्चों ने आज कहीं ना कहीं कोचिंग ज्वाइन की होती है। पहला सवाल तो है, क्या कोचिंग आवश्यक है? हाँ जी, एक तरीके से आवश्यक तो है। वो तरीका क्या है? क्योंकि किसी भी बोर्ड में जो सिलेबस होता है और प्रश्नों का जो पैटर्न होता है वो जेईई और नीट से बहुत अलग होता है। अब ये सरकारों ने क्यों जानबूझ के किया, ये सरकारों की क्या चाल है, ये मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहता, परंतु हाँ, हमें उसके लिए अपने बच्चे को कोचिंग में भेजना पड़ता है क्योंकि उसके बिना उसका गुजारा नहीं। चाहे वो कोचिंग में जाए, चाहे किसी से इंडिविजुअल मदद ले, लेकिन उसको मदद लेनी पड़ेगी क्योंकि स्कूल के करिकुलम में वो चीजें नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी, 2019-20 में जब कोरोना आया तो कुछ सिलेबस काट दिया गया, जबकि जेई में सिलेबस आज की तारीख में वही का वही है। तो जो 2020 में सिलेबस काटा था उसको उन्होंने जनरलाइज कर दिया और आज तक वो सिलेबस दोबारा नहीं अपनी जगह लेकर आए। तो फिर बच्चे में वो 2018 वाला सिलेबस तो आज वो करता ही नहीं बेचारा। ये डिफरेंस और बढ़ गया। इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं कोचिंग वालों के लिए बेहतर हुआ। अब इसको थोड़ा बात समझते हैं। अब क्या है, जब बच्चा चला जाता है तो कोचिंग में जाता कहां है? दो तीन उसके पैरामीटर्स होते हैं। एक तो होता है मेरे सारे दोस्त वहां जा रहे हैं, मैं भी वहां चला जाऊं, ये एक पैरामीटर तो ये होता है। दूसरा पैरामीटर उसके बाद उसका होता है कि यार इस जगह का या इस कोचिंग का मैंने रिजल्ट बहुत अच्छा देखा, अखबारों में आया, शायद मैं भी चला जाऊं, ये भी होता है। बहुत जगहों पर ऐसा भी होता है कि पेरेंट्स कह देते हैं कि बेटा ये वाली कोचिंग बहुत अच्छी है, तुम यहां आ जाओ, ये भी ठीक हो सकता है। इनमें से किसी भी तरीके से बच्चा एक चीज को ज्वाइन कर लेता है। अब यहां आता असली खेल, क्या बच्चा कोप कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा? कर पा रहा है, बहुत अच्छा। कोप कर पा रहा है तो आप कैसे देखेंगे? बच्चा अपनी परफॉर्मेंस में, अपनी कोचिंग में तो अच्छा करे ही करे, स्कूल में भी अच्छा करे और उसके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होते जाएं। ये आपकी पहचान अगर हो रही है तो बच्चा कोचिंग में, स्कूल में बहुत अच्छी तरह कोप कर रहा है। लेकिन अधिकांश बच्चों के साथ एक कहानी होती है कि वो कोप नहीं कर पा रहे होते हैं। अब नहीं कर पा रहे हैं तो वो क्या करता है बच्चा? वो किन्हीं कारणों से अपने घर वालों से खुलता नहीं। अगर आपने छोटी 8th 9th 10th में बच्चों के साथ ऐसा रेपो बना रखा है, ऐसा रिश्ता बना रखा है, जैसे मैं पिछले कई वीडियोस में कहता रहता हूं कि बच्चा आपको आसानी से आकर बता दे पापा मेरे से नहीं हो पा रहा या मेरे लिए ये सूट नहीं करती है, तो आप समझिए आपका बच्चा बहुत अच्छी स्थिति में और आपके और आपके बच्चे का रिश्ता बहुत स्ट्रांग है। लेकिन जब ये नहीं है, इसमें कारण बच्चे का दोष नहीं होता। एक बात को आप समझे, कई बार क्या होता है, कोई बच्चा, हर बच्चा ग्रुप कोचिंग के लिए नहीं बना हुआ, ये उसके पढ़ने के स्टाइल पे डिपेंड करता है। बच्चों के पढ़ने के भी 3 स्टाइल्स होते हैं, ऑडियो, वीडियो और काइनेस्थेटिक। जिस स्टाइल में आपका बच्चा समझता है, हर व्यक्ति में तीनों गुण हैं ये वाले, ऑडियो, वीडियो, काइनेस्थेटिक, लेकिन कोई एक स्ट्रांग होता है तो जो उसमें कैच कर जाता है, बच्चे की पढ़ाई का ढंग भी हो जाता है। तो पहला, एक बच्चे की पढ़ाई का ढंग भी होता है। दूसरा, बच्चा कभी ग्रुप में कंफर्टेबल महसूस भी करता है, अगर पीयर वाले बच्चे साथ में हो। कई बार पीयर वाले बच्चों के साथ वो अपने आप को हीन भी समझ सकता है, दोनों ही चीजें। इसलिए कोई बच्चा इंडिविजुअल बच्चा पढ़ पाता है। तो ये बच्चे से बच्चा, चाइल्ड टू चाइल्ड डिपेंड करता है क्या है। अब ऐसे में अगर आपने लॉन्ग टर्म तक चलने दिया और बच्चा आपको बता नहीं पाया, तो एक वक्त आएगा, समय इतना गुजर जाएगा, बैकलॉग बहुत हो जाएगा, तो फिर कोप करना भारी हो जाएगा। इसलिए करबद्ध प्रार्थना अभिभावकों से, आप इस बात पर ध्यान दें। मैं आपको इसके लिए कुछ सिग्नल बता रहा हूं, जिन सिग्नल से आप समझ पाएंगे कि बच्चा कोचिंग में कोप नहीं कर पा रहा। फिर उसका रेमेडी क्या है? कोचिंग छुड़वाना अकेला रेमेडी नहीं है। ये नहीं कि कोचिंग छुड़वा दीजिए, ये नहीं। बच्चे को अपने घर का प्रेशर, घर का माहौल कैसा करें, कैसी बातचीत करे, कैसा संवाद करे, बच्चा खुलकर आए,
ये सारी बातों पर ध्यान देना पड़ेगा, वो हम समाधान के लिए किसी वीडियो में बात करेंगे अगले में। फिलहाल मैं आपको कुछ सिग्नल दे रहा हूं, पहले इसको आप समझ सकते हैं याद करने के लिए निमोनिक फॉर्म में। फियर्स, FEARS, पहला F, दिस F इज फॉर फियर। एक बच्चा फियर ऑफ फेलियर, फेल होने से डरता है, उसकी माता पिता पर बड़ी अपेक्षाएं माता पिता को उससे हैं, और उसको लगता है मेरे माता पिता ने मेरे लिए इतना किया है, तो मैं अगर बोलूंगा वो दुखी होंगे, तो वो इस डर से अपने फेलियर की बात को कहता नहीं है। कई बार ऐसा होगा। तो अब वो फेलियर की बात आपको कैसे पता लगेगी? जब वो अंकों के बारे में हर चीज स्पष्ट न बताए, बैच वालों के नंबर न बताए, या सब बैच वालों के कम आ गए तो अपने उन्हीं दोस्तों का नंबर बताए, वो फेलियर बताने से डरता है कि मैं नहीं कर पाया, ये नहीं कहना चाहता। सबके नहीं है पापा मम्मा, किसी के भी नहीं आए ये तो कह देगा, लेकिन हाँ मम्मा वो 5 के नहीं आ गए थे, बाकी मेरे नहीं आ पाए, वो अपने के ऊपर बात नहीं कर पाता, वो डरता है आपकी इज्जत के कारण। दूसरा ई इज एक्सपेक्टेशंस और कंपैरिजन। हम कई बार बच्चों को कहते हैं देखो शर्मा जी के बेटे ने ये कर दिया, वर्मा जी की बेटी ने ये कर दिया। हम कहना ये चाहते हैं कि उनका एग्जाम्पल देके बच्चे को आप इंस्पायर करना चाहते हैं, लेकिन सही माने में बच्चा अपना कॉन्फिडेंस लूज करता है। उसको लगता है मेरा कंपैरिजन हो रहा है और मैं उस बच्चे के कंपैरिजन में कुछ नहीं हूं, उसमें हीन भावना आती है। और वो इस उम्र में क्यों आती है समझिए। 10th तक बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, 11th आते ही अचानक परफॉर्मेंस नीचे गिरती है, तो बच्चे को लगता है 10 साल तक मैं ठीक था, आज क्या हो गया। इस वजह से वो एक्सपेक्टेशन उसकी जो खुद की भी टूटती है, पेरेंट्स की भी टूटती है। तो इसके लिए आपको जहां पर पहला काम, अब वो कंपैरिजन से डरेगा, तो जब अच्छे बच्चे से कंपैरिजन करने से डर जाए वो, तो भी समझिए वो खतरे में है। उसके बाद ए इज फॉर एंजाइटी। एंजाइटी या बर्नआउट, जब उसको ये लगने लगे जैसे टेस्ट के पास बच्चा घबराने लगे, कोचिंग में तो जा रहा है लेकिन टेस्ट के आसपास घबरा रहा है, जब उसका रिजल्ट आने वाला है तब उसके चेहरे का हाव भाव देखिए, वो तनाव में आ गया है। ये सारी चीजें एंजाइटी या बर्नआउट हो गया, अब मेरे से नहीं हो पा रहा, 4 घंटे तो पढ़ लिया हूं मैं, 2 घंटे और नहीं पढ़ सकता वगैरह। इस तरह जो बर्नआउट बच्चा हो जाएगा। याद रखिएगा बच्चा या बड़ा ये दोनों के लिए हम बर्नआउट महसूस पता कब करते हैं? हम काम के बोझ से नहीं करते, हम बेकार के काम के बोझ से करते हैं। अगर काम में हमें आनंद आ रहा है हम 6 घंटे और काम कर सकते हैं। ये हालत बच्चे के साथ भी है, साइकोलॉजिकल पॉइंट है। तो बर्नआउट बच्चा महसूस करता है कि मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा। फिर आर, और आर से आप क्या समझेंगे? रिड्यूस्ड कॉन्फिडेंस। बच्चे का स्वयं के प्रति कॉन्फिडेंस रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि बच्चे को लगता है कि यार आज तक तो सब ठीक था और आज ठीक नहीं है। अब पेरेंट्स के लिए क्या है, कई बार पेरेंट्स कह देते हैं अरे तुमसे ये भी नहीं हो पा रहा, अभी तक तो करते थे अब क्यों नहीं कर पा रहे। ये शब्द, ये लाइनें बच्चे को अपने कॉन्फिडेंस से डिगा देती हैं। आपने इस बात का ध्यान रखना है, इस प्रकार की बातें बच्चे से ना करें। अब आते हैं अंतिम चीज जिसको एस मैंने आपका फियर्स। एस क्या है? सोशल विथड्रॉल। बच्चा अपने आप को सोशली कट ऑफ करता है। वैसे भी इस उम्र में जब बच्चे में इस प्रकार की हार्मोनल चेंजेस होती हैं, वो अपने आप को सोशली विड्रॉ करता है, बाकी सबसे अपने ही पीयर प्रेशर में रहना चाहता है, पीयर ग्रुप में रहना चाहता है। लेकिन अचानक से अगर वो इस माहौल के साथ में जुड़ जाता है तो उसका वो सोशल विड्रॉल कई गुना बढ़ जाता है। अब क्या होगा? बच्चा आपके साथ जाने से भी कतराएगा, कोई घर में आ जाएगा उससे बात करने से कतराएगा, घर में आने वाले से बात नहीं करेगा, आपसे बात नहीं करेगा। तो सोशली अपने आप को, स्कूल जाता है तो सिर्फ अपने पीयर्स के साथ, दाएं बाएं किसी से बात करने की खुशी इसको नहीं होगी। इसको कहते हैं सोशली विड्रॉल। देखिए एक है कि कोई व्यक्ति कहीं, देखिए ये एक सोशली विड्रॉल के साथ एक नुकसान भी है कि बच्चे की वो स्किल खत्म हो रही है कि सबसे कैसे बात करना, सबसे कैसे मिलकर चलना। तो ये एक दूसरा नुकसान लंबा समय का पड़ जाता है। तो सोशली विड्रॉल भी बच्चा ना करे। इनमें से कोई भी सिग्नल अगर आपको मिले तो समझिए अब बच्चे से बात करने का समय है, और सही कहूं तो बात नहीं, उसकी सुनने का समय है। किसी तरह बच्चा अपनी बात बोले, आपको पूरा जोर इसमें लगाना है, बच्चा अपनी परेशानी आपसे शेयर कर सके। और यकीन मानिए इनमें से हर परेशानी का कोई ना कोई हल है।
बिना हल किए कोई समस्या नहीं होती है, तो हल तो है, लेकिन अगर समय से जान पाएंगे, ध्यान दीजिएगा, अगर बीमारी को छोटे स्तर पे आप समझ लेंगे, जान लेंगे, तो बीमारी बड़ी होने का नाम नहीं लेगी। लेकिन कई बार क्योंकि समय गुजर गया, तो समय हमारी दौलत है, बेटा मेरी दौलत है, बेटी मेरी दौलत है, और उनके साथ चलता हुआ समय भी मेरी दौलत है, क्योंकि आप जानते हैं समय कभी वापस नहीं आता। तो इसके लिए हमें समय के लिहाज से भी बच्चे को समझना पड़ेगा कि इतना समय हम न जाने दें। एक आध बार उससे कंफर्टेबली बच्चा बात करे। अगर कहीं पर कोई हिंट लगती है कि बच्चा इस प्रकार इस कोचिंग में, मतलब फला कोचिंग में, मैं नहीं कहता कोचिंग छोड़ना या ट्यूशन छोड़ना कोई आंसर है, लेकिन कहीं पर बच्चा कोप नहीं कर पा रहा है और आपको लगता है यार ईयरली फीस दे दी जाए, ये भी बहुत बड़ा एक रैकेट टाइप है कि ईयरली फीस दे दी जाती है। कोशिश करें ईयरली फीस ना दें, इंस्टॉलमेंट्स में दें, ताकि बच्चे के पास उसका दबाव ना हो। कभी बच्चा समझे कि मेरे को आज छोड़ना है तो छोड़ भी पाए। तो ये फियर्स के सिग्नल आप सारे देखिए। अगर आपको मेरी बात ठीक लगे, अपील करें, तो आप मेरी व्हाट्सएप की वीआईपी कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं अपने 35 वर्षों की पढ़ाई के एक्सपीरियंस से ऐसी छोटी छोटी बातें करता हूं, जो बातें तो छोटी छोटी हैं पर उनका इंपैक्ट बड़ा है। तो जो भी मैंने सीखा, मैं ये नहीं कहता मैं बहुत बढ़िया पेरेंट था, लेकिन फिर भी मैं सीखने को उद्यत रहा। तो जो बातें मैंने सीखी हैं, उनसे यदि किसी को फायदा हो तो मुझे लगता है मैं उसका मदद कर सकूं। उसके अतिरिक्त आप मेरे को कोई भी ऐसा इस उम्र का होने वाला, टीनेज का होने वाला कोई इश्यू आप चाहें तो मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा अपनी जानकारी के लिहाज से ये बताने की कोशिश करूं कि उस प्रकार के इश्यू को हम कैसे